हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइटोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले देखते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो ये कंसंट्रेशन के बेस पे इनको हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कोई एलिमेंट अगर कम अमाउंट में चाहिए है तो उसको हम माइक्रो एलिमेंट के नाम से जानते हैं, और जो एलिमेंट ज्यादा कंसंट्रेशन में रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम मैक्रो एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, पर बॉडी में ये जो भी एलिमेंट्स हैं, ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपना इफेक्ट जो दिखा रहे हैं बॉडी में, ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो अपना इफेक्ट दिखाते हैं, इफेक्ट किसी भी तरह से हो सकता है। फिजियोलॉजिकल बेसिस पे हो सकता है, नॉन फिजियोलॉजिकल बेसिस पे हो सकता है। इन एलिमेंट्स को, इन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब बायोमोलिक्यूल सिंपली ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में और प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अगर हमें पता लगाना है कि किस किस तरह के एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं या क्या उनका रोल होता है, ये सारी चीजें हम अभी आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर टिश्यू में किसी एलिमेंट को डिटेक्ट करना है, पता लगाना है, तो उसको किस तरह से पता लगाएंगे। ठीक है, और इसकी हम डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल क्या होता है। तो बायोमोलिक्यूल की सिंपल सी डेफिनेशन है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। बायोमोलिक्यूल्स सिंपल टर्म्स में ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं इन बायोमोलिक्यूल्स का और केमिकल कंपोजिशन का, ये हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, और केमिकल कंपोजिशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारी हेडिंग है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से उनको सेपरेट किया जाता है, और उस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के बेस पे या मॉलिक्यूलर मास के बेस पे उसको कितनी तरह से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कोई ऐसा लिविंग सब्सटेंस लेंगे, लिविंग टिश्यू लेंगे, जिसमें हमें मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें कि कोई लिविंग टिश्यू को हम सिलेक्ट करते हैं। अ पीस ऑफ वेजिटेबल और लिवर। लिवर को इसलिए अपन लेते हैं, जनरली लिवर को हम एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और कोई भी पार्ट यूज कर सकते हैं, पर लिवर का क्योंकि रीजनरेशन पावर बहुत अच्छा होता है, तो कोई अगर उसमें छोटी सी टिश्यू भी अगर रिमूव करते हैं तो वो अपने आप को जल्दी हील कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, अ पीस ऑफ लिवर और वेजिटेबल इज सिलेक्टेड और यूज्ड। अब इस टिश्यू के हम छोटे छोटे पीसेस करते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड इन पेस्टल एंड मोटर। पेस्टल और मोटर जो होती है, मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें हम उसको ग्राइंड करते हैं इन ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। हमने पीस ऑफ वेजिटेबल सिलेक्ट किया और लिवर टिश्यू सिलेक्ट की, इसको हमने ग्राइंड किया पेस्टल और मोटर में। ठीक है, और उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हमने उसमें डिसॉल्व किया है। पेस्टिल और मोटर जो होता है, सिंपल इसको मोटर भी कह सकते हैं, MOTAR। ठीक है, नॉर्मल इसको मोटर भी कह सकते हैं और मोटर भी कह सकते हैं।
तो ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हमने इसको डिसॉल्व किया है। देखिए एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने वेजिटेबल का पार्ट या किसी ऑर्गेनिज्म के कोई ऑर्गन जो होता है पर्टिकुलर, जैसे हमने यहाँ पे लीवर यूज किया है, इसको हम रख के ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड उसमें डालते हैं। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालने के बाद उसको ग्राइंड कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जब उसको लगातार ग्राइंड करते रहेंगे तो फाइनली पूरी तरह से वो डिसॉल्व फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये लिक्विड है और ये सब्सटेंसेस उसमें मिक्स हो रहे हैं तो एक स्लरी बनती है, एक थिक कंसंट्रेटेड मटेरियल बनता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है थिक स्लरी इज फॉर्म्ड। ठीक है, स्लरी बनती है मतलब एक गाढ़ा मटेरियल बनता है। अब इस स्लरी को हम पास करते हैं कॉटन क्लॉथ से, मसलिन क्लॉथ से और चीज क्लॉथ से। इट इज पास्ड थ्रू कॉटन और चीज क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ, चीज क्लॉथ से हमने उसको पास किया। मसलिन क्लॉथ भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, वो भी सेम रिजल्ट देगा जो कॉटन और चीज क्लॉथ के साथ होगा। ठीक है, तो हमने पीस ऑफ वेजिटेबल लिवर टिश्यू लिया, हमने पेस्टिल मटर में उसको ग्राइंड किया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ये किया है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में किया है। थिक स्लरी बनती है और थिक स्लरी के कारण जो बनता है फिर उसको हम पास करते हैं कॉटन और चीज क्लॉथ से। अगर हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की बात करें तो इसका फॉर्मूला Cl3CCOH। ठीक है, CCl3COH, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब जब हम इसको पास करेंगे तो पास करने के बाद हमें दो पार्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ये फनल, ठीक है, फनल के बाद हमने यहां पे मसलिन क्लॉथ रखा और चीज क्लॉथ रखा। या सिंपल अगर हम इस तरह से भी लेते हैं कि हमने ये चीज क्लॉथ रखा और इसके ऊपर सब्सटेंसेस को डाला, यानी स्लरी हमने डाली, ये स्लरी हमने डाली, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, चाहे हम फनल का यूज करें चाहे विदाउट फनल का यूज करें। और कुछ समय के बाद जब ये स्लरी यहां पे रख देते हैं, हम पास करते हैं इससे, तो कुछ चीजें फिल्टर होके नीचे आ जाती हैं, कुछ चीजें फिल्टर होके नीचे आ जाती हैं और कुछ सब्सटेंसेस इसके ऊपर ही रह जाते हैं। ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस, इनको हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। जो छन के नीचे आ गए हैं, जो छन के नीचे आ गए हैं मतलब वो फिल्ट्रेट वाला पार्ट हो गया, और दूसरा जो ऊपर रह गया है, जो उस मसलिन चीज क्लॉथ के, कॉटन क्लॉथ के ऊपर रह गया, उसको हम रिटेंटेट कहते हैं। ठीक है, जो छन के नीचे आ गया वो फिल्ट्रेट और जो ऊपर रह गया वो रिटेंटेट कहलाएगा। जो नीचे छन के आया है मतलब उसमें जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो डिसॉल्व फॉर्म में है और वो बहुत छोटे साइज के, जो कॉटन में प्रेजेंट पोर्स को या चीज क्लॉथ में प्रेजेंट पोर्स को पास कर जा रहे हैं, है ना, और जो ऊपर रह जा रहे हैं मतलब उनका साइज बड़ा है, जो वो पोर्स को पास नहीं कर पा रहे। तो ये जो फिल्ट्रेट नीचे इकट्ठा हो रहा है, ये जो नीचे मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, लिक्विड छन के नीचे आ रहा है, इसको हम कहते हैं एसिड सोल्यूबल पूल। इसे हम कहते हैं एसिड सोल्यूबल पूल। और ये जो ऊपर मटेरियल रह जाता है, क्लॉथ के ऊपर रह जाता है, इसे हम कहते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल। तो ये दो तरह से सब्सटेंसेस को डिवाइड किया गया है, एक तो एसिड सोल्यूबल पूल और दूसरा एसिड इनसोल्यूबल पूल। अब ये जो फिल्ट्रेट जो नीचे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, और क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो इसमें हम लिख लेते हैं पहले कंटेन
many organic as well as inorganic substances। ठीक है, और दूसरा इसमें contain large size molecules। तो दो तरह से इसको डिवाइड किया गया, एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो कि डिसॉल्व फॉर्म में है ना, और ऊपर जो इकट्ठे हो गए हैं उसमें बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए इसको पहले जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर आगे का पार्ट उसमें अपन समझते हैं। जो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। सिंपल बायो मतलब बॉडी के लिए, मॉलिक्यूल्स मतलब जो बॉडी में प्रेजेंट होंगे। अगर हम केमिकल सब्सटेंसेस का, केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करें तो सबसे पहले हमने देखा है इसमें कि कोई वेजिटेबल का पीस और लिवर का पीस हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, उसके टिश्यूज सिलेक्ट किए, उसको पेस्टल मोटर में ग्राइंड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की प्रेजेंस में उसको हमने पीसा, ग्राइंड किया। पीसने के बाद, ग्राइंड करने के बाद स्लरी बनती है, एक गाढ़ा लिक्विड बनता है। उस गाढ़े लिक्विड को हम पास करते हैं कॉटन और चीज क्लॉथ से, ठीक है, कॉटन और चीज क्लॉथ से हमने उसको पास किया। पास करने के बाद दो सब्सटेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है, दो तरह से जो मटेरियल है वो डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म में देखा गया। कुछ मटेरियल तो ऊपर रह गया क्लॉथ के और कुछ मटेरियल छन के नीचे आ गया। छन के नीचे आ रहा है मतलब वो जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो काफी छोटे साइज में प्रेजेंट है, तभी वो फिल्ट्रेट में आ रहे हैं। नीचे जो छन के आया उसको हमने फिल्ट्रेट कहा, और क्योंकि इसी में एसिड भी प्रेजेंट है तो इसको हमने एसिड सॉल्युबल पूल कहा। ये सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं सब्सटेंसेस, ठीक है, और जो ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं उनको हम रिटेंटेट कह रहे हैं, और ये एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। ये जो फिल्ट्रेट है एसिड सॉल्युबल पूल, इसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, और बड़े साइज के सब्सटेंसेस होंगे तो फिर वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में इकट्ठे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल के बारे में, कौन कौन से सब्सटेंसेस वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। देखिए अभी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जो सब्सटेंस पास हुआ उसमें हमने एक देखा था फिल्ट्रेट और दूसरा देखा था हमने रिटेंटेट, ठीक है। फिल्ट्रेट को हमने एसिड सॉल्युबल पूल कहा और ये एसिड इनसॉल्युबल पूल है। तो दो तरह से इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब हम ये तो समझ चुके हैं कि जो एसिड सॉल्युबल पूल में सब्सटेंसेस हैं वो काफी छोटे हैं और वो डिसॉल्व फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आगे पढ़ते हैं। अब वहां जहां अपन ने छोड़ा था उसी में नीचे आप इकट्ठे लिख लीजिएगा, या तो अलग से पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इस तरह के सब्सटेंसेस जिनका मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो काफी कम होता है, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेते हैं, इसमें सब्सटेंसेस विथ लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मतलब इसमें जो मॉलिक्यूलर वेट होता है सब्सटेंसेस का वो कम होता है, हालांकि वैल्यू भी इसकी फिक्स है, लगभग 18 से 800 डाल्टन तक है, ठीक है। इसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस आते हैं। सब्सटेंसेस विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सब्सटेंसेस विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट इसके अंदर आते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें छोटे साइज के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं या कम मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, तो इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और इनके लिए टर्म हम यूज करते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स।
तो इस तरह से अलग अलग सब्सटेंसेस को डिफरेंशिएट किया गया उनके मॉलिक्यूलर साइज के बेस पे या मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे। हमने जनरली मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे यहाँ पे बात की है। साइज में इसमें आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि छोटे साइज के हैं तो वो फिल्टर होके फिल्ट्रेट वाले पार्ट में इकट्ठे हो जाएंगे, बड़े साइज के हैं तो वो ऊपर रह जाएंगे। ऑब्वियसली अगर वेट ज्यादा है तो उनका साइज भी बड़ा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये तो हमने लिवर और वेजिटेबल पीस को हमने ग्राइंड करके इसको अलग अलग कर लिया। ठीक है, अभी इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस आते हैं वो हम बात करेंगे कि कुछ समय बाद बात करेंगे कि माइक्रोमोलिक्यूल कौन से होते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल कौन से होते हैं, पर इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इस सब्सटेंस में जो अगर हमें इन सब्सटेंसेस का अगर फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल स्ट्रक्चर पता लगाना है तो इसके लिए फिर अलग अलग टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो कुछ एनालिटिक टेक्निक्स प्रेजेंट हैं। एनालिटिक मेथड्स are used to determine formula and structure of specific particular compound। ठीक है, उस कंपाउंड का या कहना चाहिए मॉलिक्यूल्स का अगर हमें फॉर्मूला या स्ट्रक्चर पता लगाना है तो हम फिर कुछ एनालिटिकल मेथड्स को फॉलो करके ये चीजें वहां पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल हमारे सामने आए, किस तरह से हमने उसको डिफरेंशिएट किया। अब अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को पता लगाना है, अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को पता लगाना है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड होता है जिसको हम एश एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, एश एनालिसिस में क्या करते हैं, एश एनालिसिस में हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, सब्सटेंस और मॉलिक्यूल और कंपाउंड लिया अपन ने, इसको हमने बर्न किया। ठीक है, इसको हमने बर्न किया। अब बर्न करने के बाद जो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, जो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, वो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, या नॉर्मली जो गैसेस कार्बन की प्रेजेंट होती हैं वो उससे उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मॉइस्चर वाला पार्ट है, ठीक है, जो मॉइस्चर वाला पार्ट है वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या ऑक्साइड्स, जो कार्बन है वो ऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। कार्बन गेट रिलीज इन फॉर्म ऑफ इट्स ऑक्साइड्स, और जो मॉइस्चर है वो भी हट जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मतलब ये हमने देखा कार्बन वाला पार्ट चला गया, मतलब ऑर्गेनिक पार्ट वहां से निकल गया, दैट इज ऑर्गेनिक पार्ट इज रिमूव्ड और लॉस्ट, और जो बचा हुआ सब्सटेंस है रिमेनिंग सब्सटेंस, ये जो बचा हुआ पार्ट है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। ठीक है, क्योंकि यहां बेसिकली हमने कार्बन वाले पार्ट को तो रिलीज करा दिया, तो कार्बन वाला पार्ट रिलीज हो गया तो ये ऑर्गेनिक पार्ट यहां पे खत्म हो गया, और जो बचा हुआ पार्ट है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का होगा। चलिए इसको जल्दी से अपन रिवाइज करते हैं। हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में किसी सब्सटेंस को ग्राइंड किया पेस्टल मोटर की मदद से, उसके बाद हमने उसको पास किया कॉटन क्लॉथ, चीज क्लॉथ से। हमें दो पार्ट मिले, एक तो एसिड में सोल्यूबल पार्ट और दूसरा एसिड इनसोल्यूबल पार्ट।
तो एसिड सॉल्युबल पार्ट जो था, एसिड सॉल्युबल पूल जिसको हमने कहा, इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट और कम साइज वाले सब्सटेंसेस हैं, और इसमें ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट और ज्यादा साइज वाले सब्सटेंसेस हैं जो ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। अगर इनका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला हमें डिटरमाइन करना है, निकालना है, तो हम कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं। एश एनालिसिस कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट को डिफरेंशिएट अलग अलग कर सकते हैं। मेनली इनऑर्गेनिक पार्ट को अलग करने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक पार्ट को हम कैसे अलग करते हैं? सब्सटेंस को हमने बर्न किया, बर्न करने के बाद जो कार्बन वाला पार्ट है वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में चला गया, इवेपोरेट हो गया वाटर कंटेंट उसका। ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो नॉन लिविंग और लिविंग मैटर में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में। ठीक है, तो ये आपके सामने एक टेबल बनी हुई है। अभी तक जो भी आपने वैल्यूज याद की हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे नाइट्रोजन का हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, वो अपनी जगह है, वो बिल्कुल सेपरेट रखिएगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स परसेंटेज वेट के बेस पे जो अर्थ क्रस्ट पे और ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब सबसे पहला हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 0.14 और 0.5, कार्बन 0.03 और 18.5। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कार्बन 18.5। नेक्स्ट ऑक्सीजन 46.6 और ये 65। नाइट्रोजन बहुत कम होता है, अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन का परसेंटेज बहुत कम होता है और ये 3.3। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है। नाइट्रोजन जो है 78%, यहाँ पे ध्यान मत करिएगा, यहाँ वेरी लिटिल अमाउंट में होता है। सल्फर का ये परसेंटेज है 0.03 और 0.3, सोडियम 2.8 और 0.2, कैल्शियम 3.6 और 1.5, मैग्नीशियम की ये वैल्यू है और सिलिकॉन की ये वैल्यू। ठीक है, अब ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी है, ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है, इसमें से कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, हमारे लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको अच्छे से रीड करनी है, अच्छे से उसको समझना है, याद रखना है। ठीक है, करेंट पैटर्न जो अभी देखा जा रहा है, फिलहाल अभी तक जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि हर साल एनसीईआरटी से पूछे गए क्वेश्चंस का परसेंटेज बढ़ता जाता है। जैसे 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी में अगर आते हैं तो पहले 75 तक आते थे, 72, 75। अब इवन ऐसा है कि 80 to 85 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्टली एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पार्ट जो एनसीईआरटी में मेंशन है, टेबल बनी हुई है, उसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये टेबल क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है, इसकी कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है। अब इस टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें याद रखने लायक हैं कि क्वेश्चंस कंपेयर करके भी बन सकता है। जैसे कार्बन का परसेंटेज है इतना बॉडी में, ऑक्सीजन का है 65। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में है 46। नाइट्रोजन हमने पढ़ा है, कंफ्यूजन ना हो, ये वेरी लिटिल अमाउंट परसेंटेज इसका। ठीक, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे दिख रहा है हमको 65, मैक्सिमम यानी ऑक्सीजन दिख रहा है 65, और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट के फॉर्म में जो दिख रहा है ये है कार्बन। ठीक है, ये कार्बन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट के फॉर्म में हमें यहाँ पे दिख रहा है इस टेबल में। कंपैरेटिवली क्वेश्चंस कंपेयर करके पूछे जा सकते हैं कि इनमें अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि किसमें कौन सा फर्स्ट पे आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा, तो आप तभी उसको आंसर दे पाएंगे जब आपको टेबल अच्छे से याद होगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये तो हो गए कुछ एलिमेंट्स। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और भी प्रेजेंट होते हैं लिविंग बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। तो ऐसे कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, some inorganic elements present in living organism, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, ये सब आयंस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाटर तो होता ही है, फिर ये ब्रेक होगा अगर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब रिलीज होंगे। इसके साथ साथ कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे NaCl, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स,
कार्बोनेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये अपन ने टेबल देखी जिसमें हमने अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज देखा है उसका और ह्यूमन बॉडी में परसेंटेज देखा। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स के। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देखते हैं जो किसी कंपाउंड में या किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट रहते हैं। Some important elements जैसे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया में मैग्नीज होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मैग्नीज होता है। इसमें मैग्नीज होता है जो कि इसकी एक्टिविटीज को प्रमोट करता है, हेल्प करता है इसकी एक्टिविटीज में। इसी तरह एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है मोलिब्डेनम। एंजाइम नाइट्रोजिनेज, ये नाइट्रोजिनेज एक्चुअली है क्या? नाइट्रोजिनेज ऐसा एंजाइम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है मतलब नाइट्रोजन साइकिल यानी न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो होता है इसमें मोलिब्डेनम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी के लिए मैग्नीज और नाइट्रोजिनेस की एक्टिविटी के लिए मोलिब्डेनम ये जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन, हमें पता है हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट होता है? आयरन। ठीक है, आयरन इसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मैग्नीशियम की। अगर किसी कंडीशन में क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, क्लोरोफिल को बर्न अगर करते हैं हम, ठीक है, या वो किसी कंडीशन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उस सिचुएशन में बेसिकली जब बर्निंग की बात होती है, मेनली जब बर्निंग की बात होती है या किसी कंडीशन में क्लोरोफिल पूरी तरह से टूट जाए पर लास्ट में हमें मैग्नीशियम उसमें मिलता है। मैग्नीशियम एक्चुअली में उसमें सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है, सेंट्रल एलिमेंट होता है जो कि उसके फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है और बहुत सारी एक्टिविटीज को उसमें सपोर्ट करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि राइबोसोम की दो छोटी यूनिट्स होती हैं, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट, और दोनों को बाइंड करने के लिए कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? उसमें भी मैग्नीशियम ही लगता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम requires magnesium। ठीक है, बड़ी वाली और छोटी वाली यूनिट्स जो होती है ये एक्चुअली बाइंडिंग के लिए जरूरी है। फॉर बाइंडिंग ऑफ बोथ सब यूनिट्स, मतलब मैग्नीशियम के कारण
मैग्नीशियम के कारण ये दोनों सब यूनिट्स जो होती हैं ये जुड़ जाती है। मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो वो जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा अच्छे से टाइटली पैक्ड होंगी, और अगर कम कंसंट्रेशन है तो वो सेपरेट होने के चांसेस उनके बनाते हैं। नेक्स्ट एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस रिक्वायर्स मैग्नीशियम। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस ग्लाइकोलिसिस एक साइकिल होती है। ग्लाइकोलिसिस में एक्चुअली क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा भी है 10th क्लास में। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस में फाइनली देखिए हम करते क्या है, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी साइकिल है जिसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, पर उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उसमें से पहला स्टेप होता है जिसमें ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए एंजाइम जो लगता है ये लगता है हेक्सोकाइनेस, और हेक्सोकाइनेस को काम करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम की। ठीक है, जब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको और अच्छे से वहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम की एक्टिविटी के लिए कॉपर और आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। एंजाइम साइटोक्रोम, और सिंपल हम इसको साइटोक्रोम लिख रहे हैं, एंजाइम नहीं लिख रहे हैं। एक्चुअली साइटोक्रोम जो है ये ग्रुप ऑफ एंजाइम है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। मतलब बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। साइटोक्रोम ग्रुप ऑफ एंजाइम involved in electron transport system, contain copper and iron। ठीक है, कॉपर और आयरन इसमें होता है। इसके अलावा जैसे डाइबेसिक फॉस्फेट है या मोनोबेसिक फॉस्फेट है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और ये बफर सिस्टम का काम करता है। बफर सिस्टम मतलब कोई ऐसा सिस्टम जो पीएच चेंज होने में रेजिस्ट करता है, पीएच चेंज नहीं होने देता। तो डाइबेसिक और मोनोबेसिक फॉस्फेट, मोनोबेसिक फॉस्फेट और दूसरा डाइबेसिक फॉस्फेट, मोनोबेसिक फॉस्फेट और डाइबेसिक फॉस्फेट ये बफर का काम करते हैं। ठीक है, ये बफर का काम करते हैं। इसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है ये एक्साइटेबिलिटी को कम करता है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम डिक्रीजेस न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी। मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होते हैं ये न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी को कम करते हैं। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन में बॉडी में जो आयंस का कंसंट्रेशन होता है उसमें बेसिकली पोटेशियम, सोडियम और फिर कैल्शियम का अमाउंट देखा जाता है। क्या, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, चलिए खैर वो आप पढ़ेंगे जब आप नर्वस सिस्टम स्टडी करेंगे तब उसके बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे। भले आप उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि वहां पे आयनिक कंसंट्रेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं फिर आगे पढ़ते हैं अपन। माइटोकॉन्ड्रिया में मैग्नीज होता है, मैग्नीज इसकी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, एटीपी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसे। एंजाइम नाइट्रोजिनेज जो होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इसमें मोलिब्डेनम होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। जो राइबोसोम की छोटी और बड़ी यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट्स होती हैं, इनको जोड़ने का काम मैग्नीशियम ही करता है। हेक्सोकाइनेस मैग्नीशियम की एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है, हेक्सोकाइनेस को काम करने के लिए मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप है, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, हेक्सोकाइनेस की प्रेजेंस में होता है। साइटोक्रोम जो कि ग्रुप ऑफ एंजाइम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कॉपर और आयरन प्रेजेंट होता है। मोनोबेसिक फॉस्फेट और डाइबेसिक फॉस्फेट जो होते हैं, ये बॉडी में बफर सिस्टम का काम करते हैं, पीएच चेंज होने से रेजिस्ट करते हैं उसको। मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होते हैं, ये न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी को कम करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखिए मॉलिक्यूल्स को, अभी हम थोड़ी देर पहले बात की थी कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में और एसिड सॉल्युबल पूल में किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एसिड इनसॉल्युबल पूल में किस तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल एक्चुअली होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो बड़े साइज के होते हैं या जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट, और यहां पे विथ लो मॉलिक्यूलर वेट। जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, अब ये मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा कितना होगा, ये मॉलिक्यूलर वेट होता है अगर 1000 डाल्टन के ऊपर होगा, 1000 डाल्टन के ऊपर होगा, मोर देन 1000 डाल्टन। ठीक है, और यहां पे मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन। 800 की जगह यहां 1000 भी आ सकता है। एक्चुअली जनरली जो मॉलिक्यूल देखे जाते हैं, जो कम साइज के या कम मॉलिक्यूलर वेट के देखे जाते हैं, उनका वेट जो होता है वो 800 डाल्टन के नीचे ही होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं लेके आना दिमाग में कि 800 और 1000 के बीच में हुआ तो। ठीक है, तो जनरली 1000 डाल्टन तक हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे 1000 डाल्टन के ऊपर, इसमें जो एक्चुअली बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं या ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर वेट फिर बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब 1000 भी टच नहीं करता, वो सीधे मतलब काफी ज्यादा होता है, 5000 10,000 इस तरह का मॉलिक्यूलर वेट जाता है। ठीक है, तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 के ऊपर है, इनको हम कहते हैं, दीज आर नोन एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, और इनको हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से सब्सटेंसेस आते हैं ये हम देखते हैं। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में जैसे एग्जांपल्स हैं, जैसे मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड जो होते हैं, ये कार्बन का ही एक कैटेगराइज फॉर्म है। उसमें हम पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रुक के। तो मोनोसैकेराइड माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर आएगा। जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं तो वो पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो पॉलीसैकेराइड आएगा इसके अंदर। इसका पहला एग्जांपल हो गया पॉलीसैकेराइड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है इसका अमाइनो एसिड
ठीक है, अमाइनो एसिड, जब बहुत सारी अमाइनो एसिड मिलती हैं तो वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोटीन्स में ये मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आ जाएंगे। तीसरा होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए, उसकी छोटी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ये अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कुछ पार्ट इसका पढ़ेंगे, कुछ पार्ट इसमें इसका हम 12th में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड इसमें आएगा, और जब न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, और कोई भी छोटे मॉलिक्यूल जो मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो छोटा मॉलिक्यूल इसमें आएगा और बड़ा मॉलिक्यूल इसमें आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको कि एक्सेप्शनली इनमें लिपिड्स को लिया जाता है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, लिपिड्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखा जाता है, ये एक्सेप्शनली केस है, एक्सेप्शनल केस है ये। क्यों लिपिड को यहां पे लिया जाता है? लिपिड का एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन से कम होता है। लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 800 डाल्टन से कम होता है। पर फिर भी इसको मैक्रोमोलिक्यूल में क्यों रखते हैं? फिर भी इसको मैक्रोमोलिक्यूल में क्यों रखते हैं, अब समझिए इसको। एक्चुअली होता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, एआईपीएमटी में, नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैक्रोमोलिक्यूल एसिड इनसॉल्युबल पूल में कौन सा सब्सटेंस एक्सेप्शनली पाया जाता है, तो उसका आंसर है लिपिड। लिपिड का एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 800 डाल्टन से कम होता है। पर देखिए, जब सेपरेशन किया जाता है तो सेल को ब्रेक किया जाता है, मेम्ब्रेन को ब्रेक किया जाता है। हमें पता है कि लिपिड जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में, ये हम सेल वाले चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है, तो सेल को ब्रेक करने के लिए सेंट्रिफिकेशन टेक्निक यूज की जाती है। अब सेंट्रिफिकेशन जब हम करते हैं तो सेल जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, सेल की मेम्ब्रेन जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। पर मेम्ब्रेन ब्रेक होने से लिपिड्स का सेपरेशन नहीं हो पाता, लिपिड्स उसमें धसे हुए रहते हैं, लिपिड्स उसमें एम्बेडेड फॉर्म में रहते हैं। अब क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल लिपिड का सेपरेट नहीं हो पा रहा, वो मेम्ब्रेन के साथ वो अटैच्ड है, तो एक्चुअल जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मेम्ब्रेन प्लस लिपिड का हो जाता है। तो मेम्ब्रेन प्लस लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा हो सकता है। इसीलिए ऊपर वाले पार्ट में, रिटेंटेड वाले पार्ट में वो इकट्ठा हो जाता है। आया समझ में आपको? ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाले लिख लेते हैं। लिपिड्स आर exceptionally present in retentate part. Actual molecular weight of lipid is less than 800 Dalton. ठीक है, 800 डाल्टन से इसका वेट कम होता है, पर सेंट्रिफिकेशन के दौरान जो सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होती है, लिपिड और उसमें वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। But lipids are present in vesicle form attached with cell membrane. It results in high molecular weight of membrane plus lipid.
ठीक है, जिसके कारण मेम्ब्रेन और लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाता है। तो लिपिड एक्चुअली अलग से इसको सेपरेट नहीं किया जाता, इसलिए इसको फिर ऊपर रिटेंटेट वाले पार्ट में पाया जाता है। ठीक, चलिए वापस इसको रिवाइज करते हैं। सब्सटेंसेस जो होते हैं ये कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो 1000 डेल्टन के ऊपर होगा, और इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वेट आपको ध्यान रखना है, वेट इंपॉर्टेंट है। इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ये एग्जांपल्स हैं। कोई सिंगल यूनिट जो होती है, मोनोमर जो होता है, जो कंबाइन करके बड़ा यूनिट यानी पॉलीमर बनाता है, तो मोनोमर जो आपको रखना है वो माइक्रो मॉलिक्यूल में, और पॉलीमर जो रखना है वो इसमें। लिपिड्स इसमें एक्सेप्शनली प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स एक्चुअली में उनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 800 डेल्टन से कम होता है, पर जब सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होती है तो लिपिड्स उसमें पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाते, और सेपरेट ना होने के कारण वो वेसिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जो कि फिल्टर होके फिल्ट्रेट वाले पार्ट में नहीं आ पाता और ऊपर इकट्ठा रह जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ सब्सटेंसेस का परसेंटेज जो कि टोटल सेल्यूलर मास में प्रेजेंट होते हैं। जैसे सब्सटेंसेस परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्यूलर मास। ठीक है, अब इसमें हमें पता है कि सबसे ज्यादा कौन सा होता है, यानी हमारी बॉडी में या सेल के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो पहला तो वाटर ही हो गया। वाटर का अगर हम परसेंटेज देखें तो ये लगभग होता है 70 से 90%। ठीक है, 70 से 90% वाटर होता है। दूसरा होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का परसेंटेज होता है 10 से 15। ठीक, मैं आपको याद करा दूं, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स और लिपिड्स ज्यादा होते हैं। अब उसमें भी अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स का परसेंटेज काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन का परसेंटेज यहां पे हम 10 से 15% देखते हैं। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अप्रोक्सीमेटली 3% प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है लिपिड्स 2%। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होती है 5 to 7%। ठीक है, 5 to 7% होती है न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है आयंस। आयंस का परसेंटेज काफी कम होता है, पर कम परसेंटेज में भी वो बहुत ज्यादा अपनी एक्टिविटी शो कर जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज अगर कम या ज्यादा होती है तो फिर वो प्रॉब्लम कॉज करने लगती है। प्रोटीन का जो नॉर्मल परसेंटेज है, अगर ये कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो दोनों कंडीशन में ये प्रॉब्लम होती है। वाटर इसीलिए कहा जाता है, वाटर का कंसेंट इसमें इतना ज्यादा है इसीलिए कहा जाता है कि दिन में लगभग 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, ताकि जो सेल की एक्टिविटी नॉर्मल कंडीशंस में होनी चाहिए वैसी मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये है टोटल परसेंटेज सेलुलर मास में कुछ सब्सटेंसेस का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेबल आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स और भी होते हैं जो अलग अलग तरह से एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे अगर सेल के अंदर आयंस का कंसंट्रेशन देखें, सेल्स के अंदर आयन का कंसंट्रेशन देखें, concentration of ions inside the cell, तो ये होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड को मेंटेन करने की बात आती है तो उसमें सोडियम और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयंस प्रेजेंट इन extracellular and intracellular fluid
तो ये होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये मेम्ब्रेन परमेबिलिटी और ऑस्मोटिक पोटेंशियल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ठीक है, अगर प्लांट्स की बात करें तो पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके लिए जो एलिमेंट जरूरी होता है ये होता है पोटेशियम। ठीक है, तो ये हो गए कुछ सब्सटेंसेस और कुछ एलिमेंट्स जिनका इंपॉर्टेंट रोल हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वाटर जो है ये मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। वाटर के बाद फिर आता है कौन सा, ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर के बाद फिर ऑक्सीजन। हालांकि वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, पर सिंपल अगर इसको H2O के टर्म्स में हम बात करते हैं और सिंपल अगर एलिमेंट के टर्म में बात करेंगे तो फिर वो ऑक्सीजन यानी 65% बॉडी में। इनसाइड द सेल आयंस का कंसेंट्रेशन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। आयंस जो एक्स्ट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पोटेशियम जो होता है वो स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को रेगुलेट करता है। कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जैसे कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेबिलिटी देने का काम कैल्शियम करता है। ठीक, इसके अलावा कुछ एनर्जी सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एटीपी, इन्वॉल्व यूज ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट्स जो होते हैं ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे डी कार्बोक्सिलेज, डीहाइड्रोजिनेस, इनको भी कुछ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। डीहाइड्रोजिनेस और डी कार्बोक्सिलेज requires use of some elements। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब डी कार्बोक्सिलेज और डीहाइड्रोजिनेस जैसे अलग अलग एंजाइम्स हैं तो कुछ अलग अलग एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट इसमें देखी जाती है। ये हम जो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स आएंगे जो भी अपन ने पढ़ा है इन सब की बात अपन अलग अलग चैप्टर्स में भी करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, केमिकल कंपाउंड्स का सेपरेशन किया जाता है, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल में हम डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे। कौन कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में।